हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11 के बच्चों के लिए मैथ का पहला चैप्टर सेट थ्योरी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम से जो बच्चा अन्य बोर्ड की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। सेट थ्योरी जब बच्चा 10 से 11 में जाता है उसके लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू चैप्टर है। सेट थ्योरी बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, सेट थ्योरी का उपयोग मैथ के भिन्न भिन्न ब्रांच में किया जाता है, जैसे रिलेशन फंक्शन हो गया, कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक है, मतलब मैथ का जितना भी ब्रांच है लगभग हर ब्रांच में सेट थ्योरी का उपयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इसको आप समझेंगे नहीं तो फिर आगे का चैप्टर उसको आपको समझ में ठीक से नहीं आएगा। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्लास 11। बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेट। ये सेट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सेट क्या है। देखो सेट जो है इसका सिनोनिम्स कलेक्शन, ग्रुप, एग्रीगेट ये समझ सकते हो। मतलब सेट का मतलब ही होता है कलेक्शन, या फिर हम उसको ग्रुप मान सकते हैं। इसका जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ जो है वो एक ग्रुप है, कलेक्शन है। ठीक है, लेकिन मैथ में सेट का कुछ अलग डिफिनेशन होता है। मैथ में सेट का कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है। सभी कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते हैं। वी कैनोट से एवरी कलेक्शन अ सेट। ठीक है, इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ कंडीशंस होता है। ठीक है, तो उसको आपको समझना है। ठीक है, जैसे सेट जो है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बच्चों देखो, ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ वस्तु नहीं होता है। मैथमेटिक्स में नंबर को भी हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, उसको भी हम ऑब्जेक्ट ही मानते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब नंबर भी हो गया, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु भी हो गया, व्यक्ति भी हो गया। ठीक है, प्लेस भी हो गया, हर चीज हो गया। तो अब यहाँ पे देखो एक टर्म है वेल डिफाइंड, इसको समझना है। ये वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा नाउन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा नाउन। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप जानते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब का डेफिनेशन आपको पता है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन इसका है वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब है कि हम ये बता सकते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन होगा और कौन सा वर्ड नाउन नहीं होगा। ठीक है, हम दोनों में अंतर बता सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट रूप से। हम कह सकते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन होगा और कौन सा वर्ड नाउन होगा। अगर आप नाउन का डिफिनेशन
अच्छे ढंग से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे नाउन का मतलब क्या हो गया, नेमिंग वर्ड्स। अब इसमें अगर हम गुड को देखेंगे तो क्या गुड नाउन के ग्रुप में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये नेमिंग वर्ड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट को, कि हम स्पष्ट रूप से बता सकें कि कोई ऑब्जेक्ट उस ग्रुप में, उस कलेक्शन में होगा या फिर नहीं होगा, है ना, उस ग्रुप में होगा या फिर नहीं होगा। जब हम इसको अगर हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसी को बोला जाता है वेल डिफाइंड, है ना, उसी को बोला जाता है वेल डिफाइंड। तो सेट भी जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। इसमें हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट उस सेट में बिलोंग करता है, मतलब उस सेट, उस ग्रुप में है या फिर नहीं है। स्पष्ट रूप से हम क्लियरली बता सकते हैं। अगर हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं तो वो सेट नहीं होगा, तो वो सेट नहीं होगा। जैसे जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं, इंग्लिश का अल्फाबेट A E I O U, ठीक है, इसका एक कलेक्शन है। इंग्लिश का जो वॉवेल्स है, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट का जो वॉवेल्स है उसका ये कलेक्शन है A E I O U। अब बच्चों हम स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि इस ग्रुप में बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ठीक है, ए आएगा, ई आएगा, ठीक है, ओ आएगा, यू आएगा। इसके अलावा कोई भी लेटर इस ग्रुप में नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बोले कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ, देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, जो क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? बिल्कुल ये सेट है, क्योंकि हमको पता है कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा स्टेट इसमें आएगा, इस कलेक्शन में आएगा, और कौन सा स्टेट इस कलेक्शन में नहीं आया। ठीक है, कौन सा रीजन, क्षेत्र जो भी है ये इस कलेक्शन में आएगा, और कौन सा स्टेट, रीजन जो भी है वो इस ग्रुप में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक सेट है। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 8। करेक्ट, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 8। तो क्या तुम नहीं बता सकते हो कि इस कलेक्शन में कौन कौन सा नंबर आएगा? ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें जो नंबर आएगा वो आपको 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इसके अलावे कोई भी नेचुरल नंबर इस कलेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक सेट है, क्योंकि हम स्पष्ट रूप से क्लियरली बता रहे हैं कि इसमें, इस ग्रुप में, इस कलेक्शन में कौन कौन सा नंबर आने वाला है। ठीक है,
तो बच्चों इस तरह का जो कलेक्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेट। तो सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और देखो, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, क्या ये सेट है? कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, क्या ये सेट है? पता करो, क्या ये सेट है? क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? बच्चों ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि टैलेंट को मापने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है। किस राइटर को हम टैलेंटेड बोलेंगे और किस राइटर को हम टैलेंटेड नहीं बोलेंगे, ये इसको मेजर करने का कोई भी टेक्निक, कोई भी तरीका नहीं है। मान लो कि किसी राइटर को हम टैलेंटेड मानते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति है वो उस राइटर को टैलेंटेड नहीं मानता है ना? तो ये जो है सेट में नहीं आएगा। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया का जो कलेक्शन है ये सेट में नहीं आया, क्योंकि टैलेंट को हम किसी भी तरह से मेजर नहीं कर सकते हैं। किसी की नज़र में कोई राइटर टैलेंटेड हो सकता है तो किसी दूसरे के नज़र में वो टैलेंटेड नहीं हो सकता है। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया, ये भी एक सेट नहीं होगा, क्योंकि सुंदरता का कोई मापदंड नहीं है ना? सुंदरता का कोई मापदंड नहीं है। कोई लड़की मेरे लिए सुंदर दिख रही है लेकिन किसी और के नज़र में वो सुंदर नहीं है। ऐसा भी होता है कि हम जिसको सुंदर बोल रहे हैं कोई दूसरा उसको बोल रहा है कि नहीं ये सुंदर नहीं है। होता है कि नहीं होता है? तो सुंदरता का कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। तो इसीलिए ये जो कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया, ये भी जो है आपको सेट नहीं होगा। इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है और सेट क्या नहीं होता है ना? तो सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसमें हम बता सकते हैं कि कोई वस्तु उस कलेक्शन में, उस ग्रुप में होगा या फिर नहीं होगा। अगर हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं तो वो सेट है, और अगर नहीं बता सकते हैं तो वो सेट नहीं है। ठीक है। देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन, ये सेट है या फिर नहीं है? ये सेट है या फिर नहीं है? बच्चों ये एक सेट है। अपने क्लास के लड़कों का जो कलेक्शन है वो सेट है। जब मान लो कि हम 9th क्लास में पढ़ते हैं तो 9th क्लास में जो स्टूडेंट है, जो बॉयज है, उसका कलेक्शन, तो वो तो सेट हो गया, क्योंकि उसमें हमको पता है कि कौन लड़का 9th क्लास में है और कौन लड़का 9th क्लास में नहीं है। यह स्पष्ट रूप से हमको पता है। तो इसलिए ये जो है कलेक्शन एक सेट है। तो बच्चों ये हो गया सेट का कॉन्सेप्ट, सेट का डेफिनेशन।
अब हम लोग देखते हैं सेट को। देखो, सेट को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से उसका नामकरण करते हैं, यानी कैपिटल लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए बराबर, और फिर जो इसके अंदर एलिमेंट है उसको हम इस ब्रेसेस, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से सेट को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, इस तरह से। और ये ब्रेसेस जो है, ठीक है, इसके अंदर उसके एलिमेंट को रखा जाता है। यानी 1 2 3 4, ये सब क्या है, इसको हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं, मेंबर भी बोलते हैं। सेट ए का, बोले सेट ए का कौन कौन सा मेंबर है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट बोलो या फिर मेंबर बोलो। ठीक है, और इसको हम लोग एक सिंबल, देखो एक सिंबल होता है इप्सिलॉन, ये सिंबल होता है इप्सिलॉन। ठीक है, इससे हम लोग इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसको मतलब, इसका मतलब हो गया बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब कि मेंबर है। ठीक है, अगर मेंबर नहीं है तो हम इसको ऐसे काट देंगे, तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू, ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू। जैसे यहाँ पे देखो 1 ए का मेंबर है, तो इसको लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। 2 इसका मेंबर है, तो लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, ये सब इसका एलिमेंट है। 6 बिलोंग्स टू ए, ये नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे काट देंगे। 7 बिलोंग्स टू ए, नहीं है, इसको हम लोग काट देंगे। 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो बच्चों इस सिंबल का ये मीनिंग होता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ कलेक्शन होता है जिसका विशेष नाम, कुछ सेट का जो है ना विशेष नाम होता है। जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, डब्लू मतलब होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद है आपको जेड, जेड या फिर आई, ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद क्यू, क्यू होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो सेट है उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आर, आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर आपको आर प्लस दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, और आर माइनस है, इसका मतलब सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये कुछ सिंबल है, नंबर्स के जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करता है।
और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी आप लोग को पढ़ना है 11 क्लास में। अब बच्चों देखते हैं टाइप्स, नहीं, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड होता है। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड होता है, एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है, एक होता है रोस्टर, रोस्टर और टेबुलर, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इस फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट होता है सभी एलिमेंट का हम लोग नाम लिखते हैं और कॉमा दे करके सभी एलिमेंट के नाम को लिखा जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे देखो, मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, अब इसमें वॉवेल्स है, वॉवेल्स का सेट है, तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे ए कॉमा आई ओ यू। इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं सेट को, तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड, है ना। उसी तरह से मान लो सेट आर है और फिर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जो जो एलिमेंट है 7 तक का नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर के 7 तक का नेचुरल नंबर का ये सेट है। तो इसमें हम लोग कौन कौन सा एलिमेंट है उसका उसका हम लोग नाम लिख देते हैं। ठीक है, और कॉमा दे दे करके सबका नाम लिख देते हैं। तो इसको इस तरह से जब हम लोग सेट को लिखते हैं तो इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। दूसरा जो है इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो एलिमेंट है उसका नाम नहीं लिखा जाता है, उसका नाम नहीं लिखा जाता है, उसके बीच का एक कॉमन प्रॉपर्टी, ऐसा गुण जो सभी एलिमेंट में पाया जाता है। ठीक है, तो उस गुण को हम डिस्क्राइब करते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, उस गुण को हम लोग लिखते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है, ये सब वॉवेल है। ठीक है, तो इसके बीच में एक कॉमन प्रॉपर्टी जो आ गया, इसके बीच में एक कॉमन प्रॉपर्टीज आ गया वॉवेल, क्योंकि ये सब वॉवेल है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ये देखो इसको लिखेंगे एक्स सच डैट, इसको बोला था सच डैट। ठीक है, एक्स सच डैट एक्स इज vowel of इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग इसमें डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ऐसे जब लिखते हैं तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये मान लो सेट आर है तो लिखेंगे एक्स, अब ये क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर है, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है ना। और उसमें दूसरा कंडीशन क्या है कि ये 7 ही तक है, 7 से ज्यादा नहीं है ना। तो यहां पे और लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन 8, 8 से कम, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन 8। जब हम इतना लिख देंगे तो इससे पता चल रहा है कि ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, सॉरी 6 7 तक होगा। ठीक है, 6 7 तक होगा, 7 से ज्यादा नहीं होगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म।
तो ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, बात समझ में आ गई। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जो एलिमेंट है सबका नाम लिखते हैं और कॉमा दे देते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, उसका जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, ऐसा प्रॉपर्टी जो सभी एलिमेंट में है, उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो जाता है आपको सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक वर्ड है आपको दिया हुआ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ठीक है। इसको, इसका जो लेटर है, इसके अंदर जो जो लेटर है उसको सेट आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब टेबुलर फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे, इसमें कौन कौन सा लेटर है, ठीक है, उसको हम लोग कॉमा दे देकर लिख देंगे। जैसे एम है तो हम ये लिख दे, कॉमा हो गया, फिर ए है, फिर टी है, फिर एच है, फिर ई है, फिर एम है। देखो, सेट में एक चीज ध्यान देना कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। ठीक है, उसको एक ही बार लिखा जाता है। दो बार लिखने से कोई दूसरा सेट नहीं बन जाता है, वो वही सेट कहलाता है, सेम सेट होता है ना। तो रिपीट नहीं होता है। एम नहीं और फिर ए है, ए फिर दो बार आ रहा है तो ए फिर हम नहीं लिखेंगे। टी भी दो बार आ रहा है, इसको भी नहीं लिखेंगे। आई है, यहाँ लिखेंगे आई, इसके बाद लिखेंगे सी, इसके बाद लिखेंगे एस। बच्चों, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ये मैथमेटिक्स में जो लेटर है, इसको हम लोग सेट के रूप में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। देखो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा नेचुरल नंबर, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 कॉमा दे देकर लिख देंगे। ठीक है, अब यहां देखो, दिया हुआ एक्स सच डेट एक्स इज इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। बच्चों, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो, एक्स एक्स सच डेट एक्स इज इंटीजर्स, मतलब एक्स जो है एक एलिमेंट है इसका, इस सेट का एलिमेंट है। और एक्स है क्या, तो एक्स जो इंटीजर है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे करा इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। मतलब इसको जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 3 माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो सेट है इसमें जो एलिमेंट आएगा वो आपका आएगा 3 माइनस 3, 3 माइनस 3। फिर देखो, फिर इसमें दूसरा जो कह रहा है, देखो कह रहा है एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू एन बट्टा एन स्क्वायर प्लस 1 एंड एन लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, एन क्या नेचुरल नंबर है। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्स
एक्स जो है एक्स है एन बटा एन स्क्वायर प्लस वन, और एन क्या है, एन का मान क्या हो जाएगा 1 से 3 तक, एन का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तीन यहाँ से जो एन का मान मिलेगा वो आपको 1 2 3 मिलेगा, ठीक है। और एन क्या नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 तो नेचुरल नंबर है। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम वैल्यू 1 पुट करते हैं तो जाएगा 1, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी आ जाएगा 2, 1/2। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 दो दूनी 4 और 1 5, 3 पुट करेंगे तो 3/3 ये 9 1 10, जो ये हो गया, ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो ये था आपको कौन सा फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म से हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब करा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। अब इसको देखो, ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, 1 1/4 1/9 1/16 1/25 डॉट डॉट डॉट। इसको ये आपको रोस्टर फॉर्म में है ना, क्योंकि सब एलिमेंट को यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसमें आपको पता करना है कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज है जो सभी पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उस प्रॉपर्टीज को हम लिख देंगे। बच्चों यहाँ देखो ये 2 है, 2 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक्स सच डेट एक्स क्या है 1/n स्क्वायर है, ठीक है, 1/n स्क्वायर है, और n क्या है नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर। तो ये हो गया n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 रखेंगे n का वैल्यू तो 1/9 आ जाएगा, 4 रखेंगे n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 1/16, 5 रखेंगे 1/25, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह से देखो एक सेट ये दिया हुआ है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9। बच्चों इतना दिया हुआ है, और एक और है 9/8। ये आपको रोस्टर फॉर्म में है। अब इसको आपको लिखना है, इसको लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, एक सच डैट एक्स बराबर, अब इसमें देखो कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, कौन सा रूल इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है नेचुरल नंबर है, और नीचे क्या है 2 3 4 5, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n/n+1। n का वैल्यू अगर 1 देंगे तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर में अगर n का वैल्यू 2 देंगे तो नीचे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से x बराबर क्या हो गया n/n+1, और n क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है। और साथ साथ ये पूरा नेचुरल नंबर इसमें नहीं है, n का मान जो है देखो यहाँ 9 है ना, तो ये 9 तक है, तो इसको लिखेंगे n < 9, मतलब n का मान हमको 9 तक लेना है। नेचुरल नंबर है लेकिन वो कहां तक है, 9 तक है, ठीक है। तो ये बन गया आपको सेट बिल्डर फॉर्म, ये बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर को रोस्टर में, रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं।
अब बच्चों हम लोग देखते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला पहला है इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट, इसको वाइड सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट, या इसको नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट। इम्प्टी मतलब होता है खाली, ठीक है। वाइड मतलब भी खाली, नल मतलब भी कुछ नहीं। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो, है ना, ए सेट कंटेन्स नो एलिमेंट is called empty set. A set contains no elements is called empty set. जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं empty set। समझ में आ गया? The set having no elements या फिर set contains no elements, ठीक है। जैसे अब इस सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई से, या फिर इस तरह से लिखा जाता है। देखो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो इम्प्टी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे देखो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर है, और इसके बाद दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। ये बच्चों देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसमें क्या बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा, कौन कौन सा एलिमेंट होगा इसके अंदर। तो कोई लिखा हुआ एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रियल नंबर है, इसके साथ एक्स स्क्वायर बराबर -2 होना चाहिए। अब एक्स का कोई भी रियल नंबर ऐसा है जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो -2 आएगा? कोई रियल नंबर है? 1 2 -2 -3, कोई भी रियल नंबर बता दो जिसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो -2 आ जाएगा? नो सर, कोई नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जब हम उसको स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और यहाँ जो रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर -2 आएगा। तो ये कैसा सेट हो गया? ये तो इम्प्टी सेट हो गया, ये तो इम्प्टी सेट हो गया, इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, है ना। तो इसी को बोलते हैं इम्प्टी सेट, या फिर वाइड सेट, या फिर नल सेट। दूसरा है बच्चों सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, देखो सिंगलेटन सेट क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलेटन सेट, है ना। सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, जैसे 2, ये एक सिंगलेटन सेट है। एक्स सच डेट एक्स प्लस 2 बराबर 0। देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? -2, मतलब इसके अंदर सिर्फ -2 एलिमेंट आ जाएगा। तो ये कौन सा सेट हो गया? सिंगलेटन सेट हो गया, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। फिर होता है फाइनाइट सेट। फिर होता है फाइनाइट सेट, जो एनसीईआरटी में आप लोग को पढ़ना है, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट, अब फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट मतलब क्या होता है? डिफिनिट, निश्चित, जिसको हम काउंट कर सकते हैं।
मतलब सेट के अंदर इतना एलिमेंट है कि हम काउंट करके उसको बता सकते हैं कि इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट है, या इसमें 20 एलिमेंट है, या इसमें 1000 एलिमेंट है। इस तरह से जब हम बता सकते हैं तो उस होता है फाइनाइट सेट। ठीक है, तो सेट कंटेनिंग definite number of elements. A set containing definite number of elements is called finite set. समझ में आ गया बात? जिस सेट में definite number of elements होता है उसको हम लोग बोलते हैं finite set। जैसे देखो, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें तो कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। ये मान लो सेट ए है, सेट ए में कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। इसी तरह से मान लेते हैं सेट बी है और इसको हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखो कितना एलिमेंट है? 7 एलिमेंट है ना? तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितना एलिमेंट है, और इसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितना एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया, है ना? अगर हम बोल दें कि ये जो बाल है ये कौन सा सेट है? फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? बच्चों ये भी फाइनाइट सेट है, चाहे जो भी नंबर हो, लेकिन हम इसको काउंट कर सकते हैं, है ना? इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब है कि कभी काउंट होगा ही नहीं, चाहे तुम जितना भी गिनती करते रहो करते रहो। ठीक है, जन्म से लेकर बूढ़ा हो जाओगे तब भी वो खत्म नहीं होगा, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट, है ना? लेकिन इसको तो हम कर सकते हैं काउंट। तो सेट ऑफ हेयर्स, ये क्या है? आपको फाइनाइट सेट है ना? ये क्या आपको फाइनाइट सेट है। अब हम इसमें नंबर को कैसे लिखते हैं? इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी, मतलब कार्डिनल नंबर बोला जाता है। जैसे सेट ए में 5 एलिमेंट थे, इसको हम लोग लिखते हैं एन ए, ऐसे लिखा जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये आपका हो गया 5। फिर यहाँ इसको कैसे लिखेंगे? एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 7। ठीक है, तो इसको कार्डिनलिटी, कार्डिनल नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। सेट में जितना एलिमेंट है उसको हम लोग काउंट करके लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। दूसरा होता है, चौथा होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट तो नाम ही से पता चल रहा है इनफाइनाइट, मतलब जिसमें नंबर को हम लोग लिस्टेड नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, ये डॉट डॉट, क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं? क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं? 6 7 6 7 8 9 10 11, कितना तक, कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है। इसको बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। तो समझ में आ गया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। आगे बच्चों इक्वल सेट्स, इसके बाद है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स में होता है दो सेट ए एंड बी, अगर दोनों में एग्जैक्टली इक्वल एलिमेंट्स है, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, दोनों में अगर सेम एलिमेंट्स है तब उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है,
एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर दो सेट आपको इस तरह से दिया हुआ है, देखो 1 2 3 4, दूसरा सेट आपको दिया हुआ है 3 4 2 1, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है, क्योंकि जो जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है। ठीक है, तो ए और बी को हम इक्वल सेट बोलते हैं, ए बराबर बी। तो इक्वल सेट जिसमें एग्जैक्टली सेम नंबर होता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, जब दो सेट में सेम एलिमेंट्स होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट्स। नंबर भी सेम होगा और जो जो एलिमेंट है वो भी सेम होगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट्स। इसके बाद होता है इक्विवेलेंट सेट, इसके बाद होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट जो होता है, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स में सिर्फ नंबर सेम होता है। ठीक है, एलिमेंट सेम हो अथवा नहीं हो, ठीक है, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे ए बराबर ए बी सी, बी बराबर 1 2 3। बच्चों इसमें देखो तीन नंबर है, तीन एलिमेंट्स इसमें, तीन एलिमेंट्स इसमें है, तो ए और बी क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट्स। इसमें सेम होना जरूरी नहीं है, इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट्स जो है सेम होना जरूरी नहीं है, सिर्फ नंबर सेम होना चाहिए। अगर नंबर सेम है तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब जो है अगला जो टॉपिक है ये आपको सबसेट, अगला जो टॉपिक है ये आपका सबसेट। सबसेट क्या होता है, देखो सबसेट, अगर ए और बी दो सेट है, अगर ए और बी दो सेट है, फाइनाइट सेट है, और ए का जितना एलिमेंट सब बी में है, ठीक है, ए का जितना एलिमेंट है सब आपको बी में है, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी if every element of A is also an element of B। A का जो जो एलिमेंट है वो सब एलिमेंट आपको B में मौजूद है, तो हम बोलते हैं कि A B का सबसेट है। ठीक है, each element of A is also an element of B। ठीक है, जैसे जैसे मान लो एक सेट है A B C D और ये दूसरा सेट है A B C D E। अब इसमें देखो A का जो जो एलिमेंट है सब इसमें है, A इसमें है तो इसमें भी है, B इसमें है तो इसमें भी है, C इसमें है तो इसमें भी है, D इसमें है तो इसमें भी है। मतलब A का जो जो एलिमेंट है सब आपको B में है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, A सबसेट B। सबसेट का ये साइन होता है, A सबसेट B। ठीक है, A सबसेट B, लेकिन B एक, क्या B A का सबसेट है, क्या B A का सबसेट है, B का जो जो एलिमेंट है सब A में है। देखो A B C D E है, ये सब एलिमेंट इसमें है नहीं है, E इसमें है लेकिन E इसमें नहीं है ना, तो B सबसेट नहीं है A का, तो हम इसको काट देंगे। B इज नॉट सबसेट ऑफ A, A इज ए सबसेट ऑफ B। फिर देखो X 1 2 3 4 और यहाँ Y है 2 3, ये है, कौन किसका सबसेट है,
एक्स वाई का सबसेट है या फिर वाई एक्स का सबसेट है? देखो एक्स का जो जो एलिमेंट है 1 2 3 4 ये सब इसमें नहीं है, लेकिन इसका जो जो एलिमेंट है सब इसमें है। वाई का जो जो एलिमेंट है सब आपको एक्स में है, तो वाई सबसेट एक्स हो जाएगा। ठीक है, वाई सबसेट एक्स हो जाएगा। जब ए सबसेट बी लिखते हैं तो बी को कहा जाता है सुपरसेट। ए इज सबसेट ऑफ बी, अब बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो बी को हम क्या बोलते हैं? सुपरसेट ऑफ, सुपरसेट ऑफ बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, है ना। बी को क्या बोलते हैं? सुपरसेट ऑफ ए। y सबसेट ऑफ x, x इज सुपरसेट ऑफ y, x इज सुपरसेट ऑफ y। इसको सुपरसेट बोलते हैं, इसको सबसेट बोलते हैं। इसको लिखते हैं उल्टा, x ऐसे लिखा जाता है, सुपरसेट ऐसे लिखा जाता है, x इज सुपरसेट ऑफ y। उसी तरह से इसको लिखेंगे b सुपरसेट ऑफ a, b इज सुपरसेट ऑफ a। तो ये हो गया सबसेट। एक होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। को प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि अगर दो सेट आपको दिया हुआ है, सेट है 1 2 3 और यहां सेट है 1 2 3 4 5 ऐसे, तो ए का जो एलिमेंट है सब इसमें है। ठीक है, अब यहाँ एक सेट सी है 1 2 3, यहां देखो ए का जो भी एलिमेंट है वो सी में है, तो ए सी का सबसेट हो गया, ए सबसेट सी। और सी का जो एलिमेंट है वो ए में है, तो सी सबसेट ए हो गया। ए बी का सबसेट है, ए सबसेट बी, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाला है, देखो 1 2 3, यहां भी 1 2 3 है, तो ये इसका सबसेट हो गया, लेकिन इसमें 4 और 5 दो एलिमेंट ऐसा जो इसमें नहीं है ना। तो अगर ए बी का सबसेट है और इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 है, 1 2 3 इसमें भी है, तो इसमें तो पूरा का पूरा है, तो ए बी का सबसेट हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि दो एलिमेंट ऐसा जो इसमें नहीं है, तब इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को हम लोग लिखते हैं ऐसे, ए प्रॉपर सबसेट बी, ऐसे लिखा जाता है। ये प्रॉपर सबसेट का साइन हो गया, ए प्रॉपर सबसेट बी। इसका मतलब है कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा। ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट इसमें ऐसा होगा जो इसमें नहीं होगा, कम से कम एक एलिमेंट, अधिक भी हो सकता है ना, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसमें नहीं होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि ए जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। यहाँ इक्वलिटी का साइन दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वल भी हो सकता है, दोनों का सेम एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 1 2 3 है ना। तो ए सबसेट सी हो गया, और ये हो गया ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। बच्चों सबसेट हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, सबसेट निकालते कैसे हैं? तो अगर कोई सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3,
अब ये इस सेट का कितना सबसेट बन सकता है ना। तो इसको बनाने का तरीका है, एक चीज ध्यान देना कि जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट हो वो सबका सबसेट होता है फाइव, है ना। फाइव इज सेट ऑफ एवरी सेट। तो एक तो फाइव इसका सबसेट हो गया। दूसरा हम एक एक एलिमेंट को लेकर के सबसेट बनाते हैं, ऐसे इस तरह से। ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। फिर हम दो दो एलिमेंट को लेकर के बनाते हैं, 1 2 2 3 1 3। देखो ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट हो गया। फिर हम तीन तीन एलिमेंट को लेकर बनाते हैं, 1 2 3। तो इतना सबसेट सेट ए का 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट इसका बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सबसेट को बनाते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, वो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू था 2 के पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें जितना एलिमेंट है वो आपका n है। जैसे इसको पता करना है कि इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है। तो 2 के पावर 3 कितना हो गया? 8 हो गया। देखो 8 सबसेट बन रहा है। यहाँ से इसको काउंट करके देखते हैं, 8 सबसेट बन रहा है। ठीक है, तो सबसेट निकालने का ये एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 के पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे मान लो कि तुमको दिया हुआ है ए बी सी डी, कह रहा है इसका कितना सबसेट बनेगा। ठीक है, तो इसका सबसेट हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पहला तो 5 हो जाएगा, दूसरा हम एक एक एलिमेंट ले करके बनाएंगे, सी डी इस तरह से। इसके बाद फिर हम दो दो एलिमेंट लेकर के बनाएंगे, ए बी, ए सी, ए डी। ठीक है, फिर बी सी, फिर बी डी, फिर सी डी इस तरह। उसके बाद फिर हम तीन तीन एलिमेंट लेकर बनाएंगे, ए बी सी, ए बी डी। ठीक है, इस तरह से बी सी डी, है ना बच्चों। तो उसके बाद फिर हम चार चार एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसका कितना आ जाएगा? 2 के पावर 4, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 4। तो 2 के पावर 4 का मतलब 16। इसका जो है 16 सबसेट इसका बनेगा। कितना सबसेट बनेगा? 16 सबसेट बनेगा, इंक्लूडिंग 5, 5 को इंक्लूड करके। अब देखो इंटरवल्स। इंटरवल्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरवल्स, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल्स। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अब जो है जैसे x लेस देन इक्वल टू बी और ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये लिखेंगे x सच डैट। बच्चों ये हो गया, मतलब x जो है कोई नंबर है, कोई रियल नंबर है। आई रियल नंबर x से बड़ा, a के बराबर, या b या b से छोटा, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए बी,
ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसका मतलब भी वही हो गया, ठीक है, कि इसमें जो नंबर आएगा वो ए से लेकर के बी तक होगा, ए से बी तक ऑल रियल नंबर्स, ए से बी तक ऑल रियल नंबर्स, है ना। इसको जब हम लोग नंबर लाइन पे लिखेंगे तो यहां मान लो ए है, यहां मान लो बी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉल बनाया जाता है भरा हुआ, और ये आपका हो गया, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। इसका मतलब ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड है, इसके बीच में जितना भी रियल नंबर्स है, ऑल रियल नंबर्स, सब इसमें आ जाएगा। इस इंटरवल में सब नंबर इसके अंदर आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि बी भी इंक्लूड है, ए भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। जैसे जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है 2 5 2 5, ये ब्रैकेट देना है। 2 5 का मतलब क्या हो गया कि 2 से 5 तक, 2 से 5 तक का सभी रियल नंबर्स, इसके अंदर जितना भी रियल नंबर आएगा सब आ जाएगा, और 2 और 5 भी इसमें इंक्लूड रहेगा। मतलब 2 से 5 तक के बीच में जितना भी रियल नंबर्स है, अब कितना रियल नंबर्स होगा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये इंटरवल जो है एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। फिर होता है ओपन इंटरवल, ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। होता है ओपन इंटरवल। जो ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का सिंबल होता है इस तरह से, ऐसे, ठीक है। और इसको हम लोग सेट के फॉर्म में लिखते हैं, एक सच डैट बी ए, ठीक है। बराबर में लिखेंगे ए बी, ऐसे। ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि बी और ए इसमें इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे आपको इक्वलिटी का साइन नहीं है। मतलब बी और ए को छोड़ करके इसके बीच में जो भी रियल नंबर है सब इसमें आ जाएगा, है ना। बी और ए को छोड़ करके, जैसे मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे सर्किल बनाते हैं और यहां से नंबर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इसमें नहीं आएगा, बी भी इसमें नहीं आएगा, इसके बीच का सभी रियल नंबर इसमें आ जाएगा इस इंटरवल में। इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। जैसे अगर दे दिया 3 से 7, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 और 7 को छोड़कर, 3 और 7 को छोड़ करके बाकी जितना रियल नंबर्स है सब इसमें इस इंटरवल में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 3 और 7 को छोड़ करके, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसके बाद होता है सेमी ओपन। सेमी ओपन को ऐसे डिनोट करते हैं, है? तो एक सच दैट एक साइड में ओपन रहता है और दूसरे साइड में क्लोज रहता है, ये सेमी ओपन हो गया। फिर सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड का मतलब इधर से क्लोज्ड और इधर से ओपन। एक सच डैट एक इधर में आपको ओपन है, इधर में आपको क्लोज है, इसको बोलते हैं सेमी ओपन और इसको बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल।
अब बच्चों है यूनिवर्सल सेट। अभी आपको यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन। मतलब कोई ऐसा सेट जिसके अंदर में बहुत सारे सबसेट हो, बहुत सारे का मतलब 1 2 3 4 5 सबसेट हो, जो उसके अंदर में हो, मतलब उसी सेट का सबसेट बना हुआ है ना। यानी यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है और उसके अंदर कुछ सेट को हम कंसीडर करते हैं और वो सेट क्या होता है, उसका सबसेट होता है ना। तो सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं ऐसे। जैसे मान लो कि ये कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके अंदर में कुछ सेट है, जैसे 1 2 3, बी है 2 3 4, सी है 3 4 5 6। देखो ये जो सेट है इसी का सब सबसेट है। ए इसका सबसेट है, बी इसका सबसेट है, सी इसका सबसेट है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, है ना। ये मतलब ये मालिक हो गया और इसके अंदर ये सब काम करने वाला आदमी हो गया। तो ऐसा जो सेट है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक यूनिवर्सल सेट के रूप में उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन है, देखो एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हो जाएगा, तो इसको हम एक यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, है ना। तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। When we are using interval on real line, the set of R of real number is taken as universal set। करेक्ट, जब हम एक रियल नंबर को कंसीडर करते हैं तो रियल नंबर में क्या आता है, इनफाइनाइट नंबर आता है इसमें। ठीक है, इनफाइनाइट, ये एक रियल नंबर का लाइन है। ठीक है, अब इसमें तो इनफाइनाइट नंबर, अब इसमें हम जो इंटरवल कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक 2 से 6 तक, ये जो इंटरवल कंसीडर करते हैं, ठीक है, हम 7 से 8 तक ये इंटरवल कंसीडर करते हैं। तो ये सब जो इंटरवल है इसी नंबर लाइन का छोटा छोटा रूप है ना। तो ये जो नंबर लाइन है इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट के रूप में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब ये पावर सेट को, पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, कोई सेट जिसका सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, मतलब कोई सेट है उसका जितना भी सबसेट है उसका हम एक अलग से सेट बनाते हैं। मतलब सेट ऑफ सेट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो खुद एक सेट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। जैसे मान लो कि ये कोई सेट है 1 2, इसका सबसेट क्या बनेगा, 5 1 2 1 2, ये इसका सबसेट हो गया। अब इसका हम एक सबसेट बना देते हैं ऐसे,
ठीक है, तो ये ए का पावर सेट हो गया, इसको लिखेंगे पी ए। तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब ए का जितना भी सबसेट है उसका एक सेट, उसको हम लोग कलेक्शन बना लेते हैं। सेट ए का जितना भी सबसेट है उसको हम लोग एक अलग कलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पावर सेट। तो ए का ये सेट है, इसका 5 1 2 ये सब क्या है, इसका सबसेट है। सबसेट को हम एक सेट बना दिए तो इसी को बोला जाता है पावर सेट। अब ये पावर सेट में एक कंफ्यूजन होता है, देखो ये 1 जो है इस सेट का एलिमेंट है, इसका एलिमेंट नहीं है। 1 को अगर बोलेंगे कि ये पी ए का एलिमेंट है तो ये गलत हो जाएगा। 1 बिलोंग्स टू अगर हम बोलेंगे पी ए तो बच्चों ये गलत हो जाएगा। अगर हम इसको बोलेंगे इस तरह से ये बिलोंग्स टू पी ए तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है और 1 जो है इस एलिमेंट, इस सेट का एलिमेंट, ये जो सेट बना हुआ है, ठीक है, इसका ये एलिमेंट है और ये पूरा सेट जो इसका एलिमेंट है ना। तो इसको ध्यान देना। अब 1 देखो, 1 2 ये पूरा एक सेट है तो ये इसका एलिमेंट है, ये जो है 1 2 इसको हम ऐसे लिखेंगे बिलोंग्स टू पी ए, ऐसे बिलोंग्स टू पी ए है ना। 1 इसका सेट एलिमेंट है, इसको अगर लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए तब ये सही होगा, लेकिन इसको लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू पी ए तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों ये हो गया पावर सेट। पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है, जितना सबसेट्स होता है, तो सबसेट्स की संख्या कितना, 2 के पावर n, इसलिए पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कितना होगा, 2 के पावर n। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने सेट का जो कॉन्सेप्ट था, सेट, उसका टाइप्स, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन, ये सभी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।